चैप्टर 2 क्लास 12 का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछले हम लोग कई सारा वीडियो को कंप्लीट किए हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग का क्वेश्चन है मौर्य काल के आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। अगर आप नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके पीछे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर का आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। आते हम लोग ये वाला क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका कि मौर्य काल के आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, यानी मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था था वो कैसे चलता था। जैसा आज का अर्थव्यवस्था होता है ना, उस वक्त का अर्थव्यवस्था कैसा था, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कृषि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी भी भारत में 60%, लगभग 60% लोग हैं जो खेती करते हैं। अभी भी मौर्य काल में भी कृषि सबसे मेन, आर्थिक स्थिति का जो सबसे मेन फैक्टर था वो कृषि ही था। यानी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था आप कहो तो कृषि पे ही डिपेंडेंट था। सबसे ज़्यादा खेती होता था क्योंकि जहाँ पे मौर्य साम्राज्य था वो जगह बड़ा आपका, यानी जो मगध है, जो मौर्य काल का जो जगह था मगध, वो बड़ा उपजाऊ था, बहुत खेती हुआ करता था वहाँ पे। मौर्य काल में अधिकांश लोग खेती करते थे। क्या करते थे ये लोग? खेती किया करते थे। चंद्रगुप्त जो है वो खेती के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था ताकि लोगों को पानी का कमी ना हो और खेती आराम से किया जा सके। बाद में अशोक जो है वो इसी झील पर क्या करता है, सिंचाई के लिए इससे नहर निकलवा देता है ताकि खेती में कोई दिक्कत नहीं हो। मौर्य काल में अधिकांश लोग क्या करते थे? खेती करते थे। यानी इन लोग का जो मुख्य व्यवसाय था या फिर आप कह लो कि जीविका निर्वहन का जो मुख्य साधन था वो क्या था? आपका कृषि था। इसी से इन लोग का पूरा घर चलता था। दूसरा आपका आता है पशुपालन। मौर्य काल के लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। वे लोग अलग अलग तरह के जानवर पालते थे, जैसे कि आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, आपका बकरी हो गया, ये सब जानवर वो पाला करते थे। तीसरा नंबर में आता है व्यापार। मौर्य काल के लोग जो थे वो व्यापार भी करते थे। किस तरह का व्यापार? देखिए, मौर्य काल में आंतरिक यानी कि राज्य के अंदर और बाहरी यानी कि राज्य के बाहर दोनों तरह का व्यापार हुआ करता था। राज्य के अंदर भी व्यापार होता था और राज्य के बाहर भी व्यापार होता था। व्यापार जो है आपका वो सड़क से भी होता था और जल मार्ग, यानी कि अगर कोई नदी है, नहर है तो उसके मार्ग से भी व्यापार किया जाता था। चौथा नंबर में आता है आपका उद्योग एवं धंधे। वे लोग किस तरह का उद्योग चलाते थे और कौन कौन सा धंधा किया करते थे? बिजनेस। मौर्य काल के लोग जो थे ना वो उद्योग से भी जुड़े हुए थे, यानी उस टाइम में भी कारखाना हुआ करता था। जैसे यहाँ का जो कपड़ा उद्योग था वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध था। मौर्य काल का कपड़ा उद्योग क्या था? पूरा विश्व में प्रसिद्ध था। दूसरा आता है कि बंगाल का जो मलमल उद्योग था वो भी बड़ा प्रसिद्ध था। यहाँ से पूरा मलमल भारत में जाता था और विदेश में भी जाया करता था। इसके अलावा यहाँ पे बढ़ईगिरी चलता था, चर्म उद्योग यानी कि चमड़ा का उद्योग, फिर धातु का उद्योग। धातु उद्योग यानी बर्तन वगैरह जो हम लोग को बनता था वो सब धातु का ही ना हुआ करता था, जैसे पित्तल का बर्तन, तांबा का बर्तन, ये लोग लोहा का भी इस्तेमाल करना जानते थे। तो उस वक्त ना धातु उद्योग भी था और धातु उद्योग में भारत ना पहले बहुत आगे था। तो हम लोग जो है उद्योग धंधे में भी आगे थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। मौर्य काल के आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। अब देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मौर्य काल के स्थापत्य एवं कला का वर्णन करें, यानी आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्ट और आर्किटेक्चर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजप्रसाद। राजप्रसाद क्या होता है? जो राजा का महल होता था उसी को लोग राजप्रसाद कहते हैं। देखिए अशोक के टाइम में, अशोक नहीं, चंद्रगुप्त के टाइम में जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था? अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया था, यानी अपने लिए एक महल का निर्माण करवाया था। और कहते हैं कि वो जो महल है वो आर्किटेक्ट का यानी वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। और इसका जो है तारीफ फाहाइन भी किया था। फाहाइन कहता है कि ये जो प्रसाद था वो लगता ही नहीं था कि कोई मानव के द्वारा बनाया गया है। ऐसा लगता था जैसे कि ये देवों के द्वारा निर्मित है। यानी राजप्रसाद इतना भव्य और इतना विशाल और इतना अच्छा था कि फाहाइन कहता है कि ये मानव की रीति लगता ही नहीं लगता था। क्या लगता था? ये देवों के द्वारा निर्मित है, वो लगा करता था ये राजप्रसाद। हम लोग एक कला और स्थापत्य के बारे में बात कर रहे थे और दूसरा नंबर में आता है हम लोग का स्तूप। अशोक जो है ना बौद्ध धर्म जब अपनाया था तो कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि अशोक जो है वो 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। हाइन तसांग कहता है कि 80 स्तूप तो हम स्वयं अपनी आंखों से देखे थे।
हाइन त्सांग इस बात का जिक्र कर रहा है कि 80 स्तूप हम खुद से देखे थे जो अशोक निर्माण करवाया था। अगला है आपका लोक कला। तो मौर्य काल में लोक कला भी बहुत उन्नत था। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है कि उस वक्त के जो भी पुराने अवशेष मिले हैं उसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली है। तो इससे पता चलता था कि उस वक्त का लोक कला भी क्या था, बिल्कुल उन्नत था। और अगला आता है आपका शिल्प कला। शिल्प कला का मतलब होता है कि उस वक्त के जो शिल्पकार थे, शिल्पकार यानी जो अपनी कला से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे और उनका जो जीवन था ना वो शिल्प काल पर ही निर्भर था, शिल्प कला पर ही निर्भर था। जैसे कि आपका बढ़ई हो गया, चमड़ा से कोई वस्तु बनाना हो गया, बर्तन बनाना हो गया, चमड़ा से जूता वगैरह बनाना हो गया। तो इन सब लोगों को हम लोग शिल्पकार कहते हैं। जो खुद से स्वयं करके वस्तु का निर्माण करते हैं उसको शिल्पकार कहते हैं हम लोग। तो शिल्प कला भी मौर्य काल में क्या था, बहुत उन्नत था, विकसित था एकदम। और ये लोग का जो जीवन यापन था शिल्पकार का वो शिल्प कला पर ही करते थे। ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, अलग अलग तरह का वस्तु बनाते थे।